तो नमस्कार सदस्यों, सभी को नमस्कार। बहुत कम लोग जुड़े हैं मेरे ख्याल से, बट मैं शुरू करता हूँ क्योंकि आज का भी थोड़ा सा लंबा रहेगा। आज छठवां दिन है और कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन का आज आखिरी दिन है। कल तीनों सेशन में हम ये सीखेंगे प्रैक्टिकली आप लोग कि हम अपनी डायरी में दिनदर्शिका अपने फसल के अनुसार कैसे बनाएंगे। तो एक सप्ताह का जो है आपको बनाना होगा, वो कल हम बताएंगे। और उसके लिए मैं कुछ फॉर्म्स वगैरह जो है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वर्ड में। उसको आप प्रिंट आउट करके रखेंगे तो उसको भरने में उसको भर के आप उसको बनाने में सीखने के लिए आसानी होगी। और शुरू में हम 4-5 स्लाइड का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन बना के रखेंगे। वो उसी में हम बताते जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन भरना है और आप अपने फॉर्म पे उसको भरेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तब तक तो हम इस पे थे कि हम इसके पहले जो देख रहे थे उसमें था कि पंच तत्व भगवान। तो वो पंच तत्व भगवान पे हम फिर से वापस आते हैं। जो हमने पंचांग के दौरान जो हमने 5 अंग से शुरू किया था, और हम पंच तत्व से समाप्त करेंगे आज। आज का जो ये जो 6 दिन का जो सेशन है, मैं सभी से बोलूंगा कि आप अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें। तो मुझे किसी आप लोगों में से किसी की आवाज़ नहीं आएगी और आप सभी को मेरी आवाज़ साफ सुथरी सुनाई देगी। तो पंच पंचांग से हमने शुरू किया था और पंच तत्व से हम इस कड़ी को हम समाप्त करेंगे। और कल फिर हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे हमको ये सारा जो ज्ञान हम 6 दिन में अर्जन कर रहे हैं उसको कैसे उपयोग में लाना है प्रैक्टिकली। सनातन सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड धरती, जीव जंतु, प्राणी और मनुष्य सभी 8 तत्वों से बने बने हैं। हमने अभी तक पंच तत्व की बात की है और आज मैं इसमें 3 और तत्व जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड के बारे में बात करें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करें, कभी ना कभी तो उत्पत्ति हुई होगी। हमने इसके पहले बोला था कि ब्रह्मांड का ना आदि है ना अंत है, ना उसका कहाँ से शुरू है कहाँ पे समाप्त होता है ये नहीं पता है, और कब शुरू हुआ है और कब तक रहेगा ये भी नहीं पता है। लेकिन कोई भी प्रकृति में अगर कोई भी वस्तु है, और फिजिकली मतलब भौतिक रूप से अगर कोई भी वस्तु है, ब्रह्मांड भी भौतिक रूप से है, काल्पनिक नहीं है। ब्रह्मांड भौतिक रूप से है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। और इसके बाद विज्ञान में तो और भी मतलब दूसरे ग्रहों में पहुंच भी गए हैं और दूसरे ग्रहों के बारे में और भी ज्ञान उपग्रह भेज भेज के कर रहे हैं। लेकिन भौतिक रूप से वास्तविक रूप से है, ब्रह्मांड जो है वो काल्पनिक नहीं है। अगर काल्पनिक नहीं है कोई भी, वास्तविक रूप से भौतिक रूप से अगर कोई भी है, कुछ भी है, तो उसका कभी ना कभी तो उत्पत्ति हुई होगी। और अगर उत्पत्ति हुई हो तो कभी ना कभी अंत होगा। लेकिन हमें नहीं पता है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मांड का ना आदि है ना अंत है। आदि और अंत का मतलब है कि कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कहाँ पे खत्म होगा, हम नहीं जानते, हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। तो जब ये उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड पहले ही दिन हमने बताया था कि ब्रह्मांड का मतलब है प्रकृति। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड की कल्पना हमको करनी होती है। पूरे ब्रह्मांड को हमको ध्यान में रख के हमको प्रकृति की कल्पना करनी चाहिए। ना कि हम अपने वायुमंडल में अपने चारों तरफ हम जो देख रहे हैं अपनी आंखों से, जिसमें हम रह रहे हैं, जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, केवल उतना ही हमारे लिए प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो पूरा ब्रह्मांड ही है। तो उसमें क्या क्या आता है, धरती आता है, जीव आता है। जब धरती की बात करें तो ये पृथ्वी नहीं, धरती का मतलब कोई भी पृथ्वी जैसा कोई भी वस्तु पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जीव जंतु प्राणी मनुष्य
ये भी हम इतना जानते हैं कि पृथ्वी पर जीव जंतु है, प्राणी है, मनुष्य है। किसी दूसरे ग्रह में भी हो सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी और किसी स्थान में हो सकते हैं, हमें पता नहीं है। तो हम इसको हम नकार नहीं सकते कि ऐसा और कहीं पे नहीं है। और हम पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि है और यहाँ पर है। अगर हम कहते कि है तो फिर ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पर है। तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता नहीं है। ये सभी जो है ये 8 तत्वों से बने हैं। 5 तत्वों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। आइए बाकी 3 और तत्वों के बारे में जाने। सनातन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की रचना का क्रम इस प्रकार है। अभी यहाँ पे देखिए, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सृष्टि की रचना जो है जब हुई तो क्या क्या बना? ब्रह्मांड बना। सृष्टि जो है वो बनने की प्रक्रिया है, और ब्रह्मांड जो है जो बन के तैयार हुआ वो ब्रह्मांड है। तो सृष्टि की रचना का जो क्रम है वो है अनंत। सबसे पहले जो हमने बोला कि जिसका आदि है ना अंत है, उसको कहा जाता है अनंत। तो अनंत, अनंत के साथ है महत। महत का मतलब होता है विशाल। इतना विशाल जो जिसको हम कह तो सकते हैं कि बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है वो हमारी कल्पना से ज्यादा बड़ा है। जितना तक हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी बड़ा है। अकल्पनीय बड़ा जो है उसको कहते हैं महत। महान, महत से ही महान बना है। तो अनंत, महत। इसके बाद है अंधकार। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर हम हैं, यहाँ पे भी दिन में प्रकाश होता है, रात्रि में अंधकार हो जाता है। और पृथ्वी के बाहर जब हम जाते हैं, जो आकाश है, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कोई प्रकाश नहीं है, अंतरिक्ष तो अंधकार ही है। तो अंधकार। इसके बाद आकाश। तो जो स्थान है, जो स्पेस है, जो हमने पहले बताया था पंच तत्व में, यहाँ से पंच तत्व शुरू होता है। ये पहले जो 3 तत्व है, ये हमने इसके पहले हमने हमें नहीं पता था। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, अनंत, महत और अंधकार। इसके बाद जो पंच तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे हैं। पृथ्वी का मतलब भूमि। अनंत को आत्मा कहते हैं, और महत का अर्थ होता है विशाल। तो अनंत जो है वो आत्मा है। प्राण और आत्मा में फर्क है। प्राण मतलब जिसको कहा जाता है कि प्राण, जब किसी जीवन जीवित रहता है तो उसमें प्राण होते हैं। जब उससे जीवन निकल जाता है, मतलब प्राण निकल जाता है। तो प्राण भी जो है वो उस शरीर का सूक्ष्म शरीर है। प्राण भी फिजिकल होता है। प्राण जो है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है, लेकिन एनर्जी भी, उसका भी एक फिजिकल वॉल्यूम होता है, उसका एक फिजिकल वजन, उसका एक आयतन होता है। हम उसको अगर विस्तार में जाएंगे तो हमको फिर भौतिक शास्त्र के बारे में, और अणु, परमाणु, और परमाणु के अंदर फिर उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद और भी बहुत सारे उसके अंदर जो है वो सूक्ष्म जो है उसके अंदर हैं। और विज्ञान, भौतिक विज्ञान बहुत आगे उसमें चला गया है। तो जो भी है वो भौतिक है, उसका आयतन है, उसका वजन है। सूक्ष्म हो सकता है, सूक्ष्म कितना भी हो, लेकिन है। तो ऊर्जा जो होता है वो एनर्जी, ऊर्जा जो है, और मास, तो प्राण का मास होता है, वजन होता है, आयतन होता है। ये हो जाए, इसके बाद हम उसका एक उदाहरण भी देंगे। ये इसके ऊपर एक कितना होता है उसका वजन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक रिसर्च किया गया था। वास्तविक रूप से उसको आंका गया है कि मनुष्य के अंदर जो प्राण होता है उसका वजन कितना होता है। अब ये उसमें ये नहीं बताया गया कि सभी मनुष्य के अंदर जो प्राण है उसका वजन उतना ही होता है। किसी एक मनुष्य के लिए इस रिसर्च को, एक एक्सपेरिमेंट को किया गया था। उसके हम बारे में बाद में बात करेंगे। पृथ्वी, जल, वायु, जल और वायु से जलवायु बनता है। अग्नि और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अब यहाँ पे मन जो है वो आत्मा से आप मन को समझ सकते हैं, क्योंकि मन जैसे आत्मा जो है वो क्या है? आत्मा
अनंत है। और यहाँ पे हम इसको एक ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं, जबकि वो ऊर्जा भी नहीं है। मन जो है वो ऊर्जा नहीं है। मन लेकिन बहुत तीव्र गति से किसी भी स्थान में जा सकता है, लेकिन ऊर्जा नहीं है, ना वो मास है। तो आत्मा उस प्रकार से है। बुद्धि और अहंकार, ठीक है। अहंकार जो है उसको अंधकार से तात्पर्य में किया गया है कि जिसको अहंकार होता है उसमें एक अंधकार होता है, क्योंकि अहंकार जब होता है तो उसका विकास नहीं हो पाता। उसका पतन होता है। तो पतन कब होता है? आप गिरते कब है? जब आपको दिखता नहीं है। और अहंकारी जो होता है उसको दिखता नहीं है। उसको वही दिखता है जो वो देखना चाहता है। जो नहीं देखना चाहता है उसको नहीं दिखता है। और जो महत है, बुद्धि, बुद्धि जो है वो उसका बहुत विशाल, मतलब जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, उसकी सोच बहुत अच्छी होती है। तो उस इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अनंत को मन से, महत को बुद्धि से और अंधकार को अहंकार से, ये आठ तत्व तो इस प्रकृति की रचना के लिए हैं। इन सभी की उत्पत्ति आत्मा अर्थात ब्रह्म से हुई है। ये उल्टा हो गया थोड़ा स्पेलिंग। ब्रह्म से की उपस्थिति से हुई है। तो आत्मा जो है इसको हम ब्रह्म से मान सकते हैं। ब्रह्म का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सृष्टि जिन्होंने किया है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से ब्रह्म शब्द आया है। तो अगर हम बोले तो ईश्वर के तीन रूप हैं, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। तो वहां से है। पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रभाव भगवान के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पे ये भगवान जो है वो एब्रिविएशन वाला भगवान नहीं है, बल्कि ईश्वर, क्योंकि कैसे है वो हम आगे बता रहे हैं। क्योंकि ये तत्व ही सृष्टि और प्रत्येक स्थूल एवं सूक्ष्म निकाय के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। पंच तत्वों अर्थात, अब यहाँ पे स्थूल और सूक्ष्म निकाय जैसे हमने बोला, तो स्थूल शरीर जो हमारा जो शरीर होता है, और सूक्ष्म जो है वो है प्राण। पंच तत्व अर्थात भगवान से ही आत्मा और शरीर की उत्पत्ति हुई है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी सृष्टि की रक्षा एवं संरक्षण के लिए बनाया है। ईश्वर का की सृष्टि सबसे बाद में हुई है। ब्रह्मा ने, या ब्रह्म ने ईश्वर को सबसे बाद में, अंत में बनाया है। पहले पूरी सृष्टि कर ली है, उसके बाद ईश्वर का आविर्भाव हुआ है पृथ्वी पर। हिंदू धर्म में इन तत्वों को भगवान का स्वरूप माना जाता है और इनका संरक्षण करना एक नैतिक कर्तव्य है। तो ये जो तत्व हैं, इनको भगवान का स्वरूप माना जाता है। वो किस प्रकार से, वो हम आगे इस पे आते हैं। पंच तत्व भगवान का फसल पर, ग्रह, राशि, नक्षत्र पर प्रभाव। फसल पर यानी ग्रह, राशि और नक्षत्र पर प्रभाव। तो ये नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव फसलों पर भी पड़ता है। नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति का उपयोग फसलों के मौसम एवं उपज की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर हम पिछले 5 दिन में पंचांग से शुरू करके इसके ऊपर हमने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया, काफी कुछ समझ लिया है। तो हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। अगर हम भगवान को एक आकृति के रूप में देखना चाहे तो यहाँ पे हमने एक चित्र लगाया है। आप उसको, भगवान को उस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो भगवान के वो पंच तत्व विद्यमान है। ठीक है। और प्रकाश और अंधकार भी है। ठीक है। प्रकाश, अंधकार। प्रकाश का मतलब जो है, अगर हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पे महत, बुद्धि, ज्ञान, वो प्रकाश हो गया। अंधकार जो है वो अहंकार हो गया। ठीक है। और इसके बाद ये जो पीले रंग का वो है वो अनंत, वो जो है, मतलब उस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। ये एक चित्र है। पंचतत्व भगवान का फसल पर प्रभाव। तो फसल पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, उसमें हम सबसे पहले ग्रह के बारे में समझेंगे। ग्रह, राशि, नक्षत्र, इस क्रम में हमने बात की है, तो हम पहले ग्रह के बारे में समझेंगे। नव ग्रहों में ग्रहों का प्रभाव सर्व प्राणी और वनस्पति जगत पर पड़ता है। हर ग्रह का एक नक्षत्र होता है, परंतु हर नक्षत्र का एक वृक्ष होता है। नक्षत्रों के माध्यम से ही ग्रहों के कुप्रभाव को सही किया जा सकता है। तो नक्षत्रों के माध्यम से जब ग्रहों के कुप्रभाव को सही करना होता है, तो उसके लिए उस वृक्ष की के द्वारा जो है हम उस
ऊर्जा को, नक्षत्र की ऊर्जा को लेते हैं, ये मनुष्य के बारे में बताया गया यहाँ पे। ये कृषि के लिए नहीं है। कृषि के लिए किस तरीके से, उसके बारे में हमने पीछे भी बात किया, आज भी हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो ग्रह जो है वो महत्वपूर्ण है। उनकी ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, हमारे प्राणी और वनस्पतियों पर पड़ती है। और उसके कारण जो है वो जीवन है। वो कुछ ऊर्जा जो है सीधे पड़ती है, और कुछ ऊर्जा जो है सूर्य के प्रकाश के साथ पड़ती है। और सूर्य के प्रकाश के साथ जो पड़ती है, जैसे हमने पहले बताया कि प्रकाश संश्लेषण में उस ऊर्जा को लेके उसका विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा वगैरह में होता है। स्थिर ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा, जो भौतिक शास्त्र में के जो विद्यार्थी रहे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से है। तो ग्रहों का जो महत्व है वो इसके लिए, वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए, अगर हम यहाँ पे अपने फसलों की बात करें तो निश्चित फसलों के लिए भी है। ग्रहों के बीच आपस में क्या संबंध होता है, तो विभिन्न ग्रह जो हैं, जो वास्तविक ग्रह हैं, यहाँ पे काल्पनिक ग्रह की बात नहीं हो रही, राहु केतु की बात नहीं हो रही, जो वास्तविक ग्रह हैं उसमें सबसे पहले सूर्य आता है, फिर चंद्र आता है, फिर मंगल आता है। आप अपना साप्ताहिक उसमें से अगर देखेंगे, जो ये क्रम जो कैसे बना है वो हमने पहले ही समझ लिया है। तो सूर्य के लिए मित्र ग्रह कौन से हैं? चंद्र, मंगल और गुरु। तो सूर्य के साथ जब इन ग्रहों का जो की जो एक आकृति बनती है, त्रिकोणीय या एक सीध में या अलग अलग तरीके से, तो उनका एक अलग ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा, जब इन सूर्य के साथ जब इन तीन ग्रहों की ऊर्जा सम्मिलित होती है, तो वो पॉजिटिव ऊर्जा जो है सूर्य बढ़ जाती है, ऐसा कह सकते हैं। और शत्रु ग्रह जो शनि और शुक्र है, मतलब सूर्य के साथ और शनि और शुक्र का अगर की ऊर्जा मिलती है तो वो कम हो जाती है, सूर्य की जो अपनी ऊर्जा है उससे भी कम हो जाती है। सम जो है वो बुध है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य की जितनी ऊर्जा है, ना बढ़ती है ना कम होती है, इस प्रकार से समझिए। चंद्र के लिए, क्योंकि ऊपर सूर्य है तो सूर्य तो आएगा ही, और बुध के लिए, बुध के साथ भी चंद्र का मित्रता है, मतलब ऊर्जा बढ़ती है। शत्रु चंद्र का कोई नहीं है। और समान रूप से जो है मंगल, गुरु, शनि, शुक्र और शनि है, मतलब चंद्र के साथ चंद्र की ऊर्जा जो है इनके वजह से कम ज्यादा नहीं होती है। अब इसमें अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने हमने शनि और चंद्र के बारे में बात किया था, शनि चंद्र विपरीत अवस्था, तो वो जो है विपरीत अवस्था में है, तो उनका तो मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऊर्जा एक दूसरे के दोनों तरफ से ऊर्जा चंद्र की और शनि की पृथ्वी पर पड़ रही है, विपरीत दिशा में तो पृथ्वी पर पड़ रही है। तो पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे समता, असमानता, ये बढ़ना कम होना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। शनि चंद्र विपरीत अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। तो चंद्र के लिए ये चार ग्रह जो है इनका कोई प्रभाव चंद्र की ऊर्जा पर नहीं पड़ता है, चंद्र की शक्ति पर नहीं पड़ता है। मंगल जो है वो सूर्य का, यहाँ पे क्योंकि सूर्य के साथ मंगल है तो यहाँ पे मंगल के साथ सूर्य, सूर्य के साथ चंद्र है, और मंगल चंद्र दोनों सूर्य के साथ है, तो यहाँ पे मंगल के साथ सूर्य चंद्र होंगे। यहाँ पे गुरु है तो वही होंगे, सूर्य के साथ चंद्र मंगल गुरु है, तो मंगल के साथ सूर्य चंद्र गुरु होंगे, इस प्रकार से है। और बुध क्योंकि यहाँ पे सम में था सूर्य के, लेकिन यहाँ पे शत्रु मंगल के लिए शत्रु के रूप में होता है, और शुक्र शनि जो है सम होता है। बुध के साथ शुक्र सूर्य और शुक्र है, चंद्र शत्रु में है, और मंगल गुरु शनि जो है सम में है। यहाँ पे कहने का मतलब हमारा ये है कि जो ग्रह की बात हो रही है, उस उन ग्रहों के साथ जब दूसरे ग्रह की ऊर्जा मिलती है तो उस ग्रह की अपनी ऊर्जा बढ़ती है या कम होती है, या कोई फर्क नहीं पड़ता, यही यहाँ पे है। और इसका प्रभाव हमारे ज्योतिष में, हमारे कुंडली में इसके बारे में बहुत विस्तार से समझा जाता है और व्याख्या की जाती है, और उसका प्रभाव के अनुसार जो है भविष्यवाणी की जाती है जातक के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल हमारे लिए, प्रभाव तो सब जगह पड़ता है, सभी पे पड़ता है, वनस्पतियों पे पड़ता है, प्राणियों पे पड़ता है, हमारे फसलों पे भी पड़ता है, क्योंकि फसल भी वनस्पति है। तो वहां पे
इसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है वनस्पतियों पर भी। गुरु सूर्य मंगल चंद्र जो है वो मित्र हैं, बुध शत्रु हैं, और शुक्र शनि जो है वो सम है। शुक्र के लिए बुध शनि मित्र हैं, सूर्य चंद्र शत्रु हैं। ये ऊपर से नीचे आपस में आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि ऊपर से अगर आएंगे तो जो मित्र है, नीचे जब वो ग्रह आया तो उसके साथ उसकी मित्रता है, और शत्रुता है तो शत्रुता है, और नहीं तो कोई वो नहीं है। तो इस तरह से शुक्र का जो है, सूर्य चंद्र शत्रु है, मंगल गुरु सम में है, और शनि के साथ शुक्र बुध मित्र है, सूर्य चंद्र मंगल शत्रु है, और गुरु ये। तो ये आपस में ग्रहों के बीच में आपस में जो संबंध है वो एक समान नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। उसमें भी कम कम होना बढ़ना ये होता है क्या कॉम्बिनेशन में उसकी ऊर्जा हमारे ऊपर, हमारे पृथ्वी पर, हमारे ऊपर पड़ रही है। हमारे ऊपर मतलब हमारे यहाँ पे हमारे फसलों के ऊपर पड़ी। ये हमने थोड़ा सा एक समझने का प्रयास किया। पंचतत्व भगवान का फसलों पर प्रभाव, इसमें राशि का क्या प्रभाव है। तो पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का व्यक्ति के राशि और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हम व्यक्ति मैंने क्यों लिखा ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक राशि किसी न किसी तत्व से संबंधित है और उस तत्व के गुणों को दर्शाती है। इन तत्वों का संतुलन जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है, जबकि असंतुलन नकारात्मक परिणाम दे सकता है। यहाँ पे मैंने व्यक्ति की बात ये इसलिए क्योंकि कि हम कृषि की बात कर रहे हैं, हम फसल की बात कर रहे हैं। तो कृषि कार्य और फसल उगाना, फसल लेना, उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो है। तो उस व्यक्ति का के ऊपर इन सभी चीजों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हैं और आप अपने फसलों के बारे में सब कुछ समझ लिए जो हमने चर्चा की है अभी तक उससे, लेकिन आपको अपने बारे में नहीं पता कि आपका समय कैसा है, आपके ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अगर आपके लिए अनुकूल नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, तो जो आप जो कार्य करेंगे वो कार्य ठीक नहीं होगा ना। और वो कार्य अगर ठीक नहीं होगा तो आप जो कृषि कार्य करें उसमें भी समस्याएं आएंगी। तो ये भी जानना जरूरी कि हमारा समय कैसा है, उसके अनुसार हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और वो सावधानी आप कहाँ पे बरतेंगे, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बरतेंगे। आप अपने कृषि कार्य में बरतेंगे जब आप किसान हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, इसलिए हमने व्यक्ति को यहाँ पे के बारे में बताया। पंचतत्व न केवल सृष्टि के आधार हैं बल्कि वे हमारे जीवन और राशियों को भी प्रभावित करते हैं। इन तत्वों को समझकर और उन्हें संतुलित करके हम अपने जीवन को अधिक सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। उसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से कहा गया है, लेकिन दोनों जो है उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो देखा जाए तो उसी तरीके से कि हमको अपने बारे में भी पता होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि हमको पहले अपने बारे में पता होना चाहिए, फिर हम जिसको कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जब हम कृषि की बात करें तो कृषि में जब हम पंचांग के अनुसार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जीवन से ही हम वनस्पति है, फसल है, तो वो उसमें जीवन है, उसमें जैसे हम हमारे अंदर जीवन है उसमें भी है। तो प्रभाव उसी तरीके से पड़ता है। लेकिन हम केवल उसकी तरफ ध्यान दें और सब कुछ करें, फिर भी हम देखते हैं कि इतना कुछ करते हुए भी नहीं हो रहा है। तो अंदर झांकना जरूरी कि भाई हमारे अंदर तो कुछ इस तरह का निगेटिव प्रभाव तो नहीं है इस समय, जिसके कारण जो भी हम कर रहे हैं, हम दूसरा कोई कर रहा है वही कार्य कर रहा है, उसके यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है लेकिन आपके यहाँ पे नहीं आ रहा, ऐसा भी होता है। तो उसका कारण यहाँ पे आता है। तो ये समझना जरूरी है। कहने का मतलब मेरा ये कि जो ज्योतिष विज्ञान है वो विज्ञान है, वो नहीं है। पंचतत्व का फसल पर प्रभाव में नक्षत्र का क्या रोल है, नक्षत्र पर कैसे प्रभाव पड़ता है। सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर के दौरान चंद्रमा का किसी भी अग्नि राशि, मेष सिंह या धनु राशि, और रोहिणी नक्षत्र में गोचर के दौरान धान का बीज डालने से पौधा तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्र उस समय जब चंद्र अग्नि राशि में है, चंद्र का गोचर जो 2.25 दिन का है, तो उस समय रोहिणी नक्षत्र में चंद्र जब
सवा दो दिन के लिए किसी इन तीनों में से किसी राशि में है, उस समय अगर धान के बीज की बुआई करते हैं तो फसल अच्छी आती है। ये रोहिणी नक्षत्र की बात कब कब की हो रही है? साधारणतः धान की बुआई जो है वो धान का फसल खरीफ में लिया जाता है। इसका मतलब है कि ज्येष्ठ माह में, जो कल हमने बात किया था रोहिणी नक्षत्र की नौतपा की, उसके उसके समय में अगर आप बीज डालते हैं, जब वो जो रोहिणी नक्षत्र का जो समय है उसमें 4 दिन 9 दिन की बात हो रही थी, लेकिन वो उसके अलावा भी 4 दिन है, तो उसमें आपको देखना है कि ये कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो आप नर्सरी डाल सकते हैं। वैशाख ज्येष्ठ माह मई जून के दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 13-14 दिन के लिए गोचर करता है। इस अवधि को नवतपा भी कहा जाता है, जो पारंपरिक रूप से तीव्र गर्मी से जुड़ा है। सूर्य का रोहिणी में प्रवेश एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जाती है, जिसे अक्सर बढ़ी हुई गर्मी और संभावित ऋतु परिवर्तन की तैयारी से जोड़ा जाता है। इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे ये बात आ गई। फसल पर नक्षत्रों का प्रभाव एक प्राचीन अवधारणा है जो भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ कृषि वैज्ञानिक और किसान मानते हैं कि नक्षत्रों के अनुसार खेती करने से फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इसके ऊपर हमने विस्तार में पीछे बात किया है इतने पिछले 3-4 दिनों में कि नक्षत्र का प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है। हम यहाँ पे इसको समिंग अप करने के लिए कि एक तरह से रिव्यू हो जाए, उस प्रकार से हम इसको यहाँ पे फिर से टच कर रहे हैं। ये चित्र उतना साफ नहीं है क्योंकि जब बड़ा किया तो उतना साफ नहीं, लेकिन इससे आपको पढ़ने में तो आता है और समझ में भी आता है। नक्षत्र और राशियों में क्या संबंध है? तो मेष राशि जो है, कोई भी राशि जो है वो करीब कह सकते हैं कि 2.5 दिन का होता है, 2.25 से 2.5 दिन का होता है। और 2.5 दिन में जो है वो 9 पद होते हैं। एक नक्षत्र, एक राशि में 9 पद होते हैं। ठीक है, 9 पद होते हैं, इसका मतलब है कि एक दिन में 4 पद होते हैं। 4 पद कैसे होते हैं? सूर्योदय से मध्याह्न तक एक पद होता है, मध्याह्न से सूर्यास्त तक एक पद होता है, सूर्यास्त से मध्य रात्रि तक एक पद होता है, और मध्य रात्रि से सूर्योदय, अगले सूर्योदय एक पद होता है। इस प्रकार 4 पद होते हैं। तो मेष राशि से शुरू होता है और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ होता है, जो 27 नक्षत्र की गणना हम करते हैं और 12 राशि की गणना करते हैं, तो वो मेष राशि से प्रारंभ होता है। तो उसमें मेष राशि में अश्विनी के चारों पद, एक एक नक्षत्र जैसे हमने बताया कि एक दिन के करीब होता है, एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो एक नक्षत्र जो है 4 पद का होता है, 4 पद में होता है। एक नक्षत्र में से जो चंद्र गोचर करता है तो 4 पद पूरे होते हैं। तो क्योंकि पहला राशि और पहला नक्षत्र तो अश्विनी के चारों पद मेष राशि में होते हैं, उसके बाद दूसरा नक्षत्र भरणी होता है तो उसके भी चारों पद हो जाते हैं। इसके बाद कृतिका का पहला पद जो है मेष राशि में पूर्ण होता है। उसके बाद दूसरा राशि जो है वृषभ राशि में, बाकी 3 पद जो है वो पूरे होते हैं। रोहिणी के चारों पद जो है वो वृषभ राशि में पूर्ण होते हैं, तो 4 और 3 7 हो गए, बचे 2। मृगशिरा के 2 पद जो है वो वृषभ राशि में पूरे होते हैं, बाकी 2 मिथुन राशि में पूरे होते हैं, जो अगली राशि है वृषभ राशि के बाद। मृगशिरा के बाद आर्द्रा के चारों पद जो है मिथुन राशि में होते हैं। पुनर्वसु के 4 और 2 6 हो गए, तो बचे 3। पुनर्वसु के 3 मिथुन राशि में और एक कर्क राशि में होता है, जो चौथी राशि है। फिर पुष्य नक्षत्र के 4 और अश्लेषा के 4। तो पहले में 4-4-1 था, फिर चौथे में 1-4-4 हो गया। ये जो क्रम है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर मघा, पूर्व फाल्गुनी, ये इनके दोनों के चारों पद जो है सिंह राशि में पूरे होते हैं। उत्तर फाल्गुनी का एक पद होता है सिंह राशि में, और बाकी 3 जो है कन्या में। फिर हस्ता के 4 और चित्रा के 2 कन्या में, फिर चित्रा के 2, फिर स्वाति के 4, विशाखा के 3। यहाँ पे आप देखिए कि पहले जो 4 नक्षत्र थे उनके साथ जो 4 राशि थे उनके साथ जो नक्षत्र, इसी प्रकार दूसरे जो 4 हैं सिंह से वृश्चिक तक, उनके साथ इसी प्रकार है। फिर आखिरी 4 राशि जो है
धनु, मकर, कुंभ और मीन, उनके साथ भी इसी तरीके से नक्षत्रों के क्रम है। तो ये एक बात है जो समझने की है। इसको आप विस्तार से देख लीजिएगा। सप्ताह के दिनों और नक्षत्रों के बीच में क्या संबंध है, हमने सप्ताह के दिनों को समझा है, उसका आधार हमने समझा है कि सप्ताह के जो दिन है वो रविवार से शुरू होते हैं, उसके बाद सोमवार होता है। तो क्यों होता है, उसका उसके पीछे का विज्ञान क्या है, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से शनिवार तक हम जाते हैं। तो ये जो क्रम है ग्रहों के नाम पर, इसका इसका आधार क्या है ये हमने समझा है। उसके साथ साथ हम रविवार के दिन इन, अगर चंद्र का इन नक्षत्रों से गोचर हो रहा है तो कैसा रहता है। ऐसा देखा जाता है कि रविवार के दिन इन नक्षत्रों से गोचर होता है चंद्र का। अगर आप कैलेंडर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर रविवार है तो हस्त, मूल, पुष्य, अश्लेषा और तीनों उत्तरा, मतलब उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर ये और एक है उत्तर भाद्रपद। तो ये तीनों जो है उसमें आते हैं। ठीक है। सोमवार में श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा। और मंगलवार में अश्विनी। यहाँ पे उत्तर भाद्रपद लिखा हुआ है, उत्तर भाद्रपद लिखा हुआ है, जहां से हमने लिया वहां पे ये गलत हुआ है। ये भाद्रपद जो है वो उत्तर भाद्रपद नहीं, पूर्व भाद्रपद होना चाहिए। कृतिका, अश्लेषा। बुधवार में रोहिणी, अनुराधा। ऐसा नहीं कि एक एक नक्षत्र दो जगह नहीं आ सकता है, दो जगह भी आ सकता है। तो बुधवार में रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा। गुरुवार में रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य। और शुक्रवार में रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण। शनिवार में श्रवण, रोहिणी, स्वाति। तो इन दिनों में इन नक्षत्रों से अगर चंद्र का गोचर हो रहा है तो वो शुभ माना जाता है। और साधारणतः अगर आप कैलेंडर में उठा के देखेंगे तो नक्षत्रों का और दिनों का 7 दिन है, 27 नक्षत्र। तो क्रम जो है उस तरीके से बनता है कि इन दिनों में इनमें से ही कोई नक्षत्र होना संभव है, संभावना है ऐसी। पंच तत्व न केवल सृष्टि के आधार हैं बल्कि वे हमारे जीवन और राशियों को भी प्रभावित करते हैं। इन तत्वों को समझकर और उन्हें संतुलित करके हम अपने जीवन को अधिक सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र है इसमें जो नवग्रह हैं उनके बारे में यहाँ पे वो किया गया है। जो 12 उसमें ग्रह घर होते हैं उसके अनुसार जो पूरा जो 360 डिग्री जो है उसको हमने बताया था कि 12 भाग में विभाजित किया जाता है। सर के ऊपर जब सूर्य होता है तो दोपहर के 12 बजे, पैर के नीचे जो मध्य रात्रि, सर के ऊपर मध्याह्न। और दो तरफ पूरब में और पश्चिम के क्षितिज जो है वो सूर्योदय और सूर्यास्त। और ये जो 90 डिग्री का जो वो बनता है क्षितिज और मध्याह्न के बीच में, और मध्याह्न से पश्चिमी क्षितिज के बीच में, और फिर पश्चिमी क्षितिज से मध्य रात्रि, और मध्य रात्रि से फिर पूर्वी क्षितिज। ये जो चार 90 डिग्री के, उन सभी को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो 90 का 30-30 भाग में होता है। इस तरीके से हर 30 भाग को मिला के 12 घर हुए, 12 भाग में। ठीक है। वो 12 भाग में 12 वो होते हैं, मतलब राशियां होती हैं। और उनके साथ जो है ग्रह जो है वो 7 है, वास्तविक ग्रह 7 है, 2 काल्पनिक है। तो उनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। ग्रह तो सभी ग्रह जो है वो गतिमान होते हैं। राहु केतु भी गतिमान होते हैं, वो भी स्थिर नहीं होते हैं, काल्पनिक है, बिंदु मात्र हैं। लेकिन जैसे जैसे चंद्र आगे बढ़ रहा है, परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्र कर रहे हैं, तो वो बिंदु जो है वो बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं मतलब वो बिंदु पृथ्वी के कक्ष में बदलते रहते हैं, पृथ्वी के कक्ष में। तो वो स्थिर नहीं है इस कारण। और सभी ग्रह गतिमान है।
नक्षत्र स्थिर होते हैं और राशि जो है वो भी, उनका भी स्थान बदलता है। वो आप इंडियन स्काई जो हमने ऐप बताया, उसमें आप इसको अलग अलग दिनों में अलग अलग समय में अगर देखेंगे तो आपको इसका ये आप समझ सकते हैं देख के। यहीं तक था। इसके बाद हम थोड़ा सा स्लाइड जो है जल्दी से दिखाएंगे। जो जब हम पंचांग बनाते थे तो ये जो है चित्र पहला वाला, इस प्रकार से हमारे वेबसाइट में हम इसको रखते थे कि किसी को लेना हो तो वेबसाइट में जाए तो ये चित्र दिखता था। और ये जो पंचांग जो मिलता था पीडीएफ फॉर्म में, उसका पहला पेज इस प्रकार से होता था। तो ये दोनों है वहाँ पे, उसमें दाम वगैरह सब लिखा हुआ है कैसे मिलता था पाक्षिक रूप में। और इसमें पहला पेज जो होता था कवर के बाद, उसमें फसल चक्र हम बताते थे। और फिर भारतीय वर्ष चक्र होता था कि अंग्रेजी मास और भारतीय मास के अनुसार कौन सा मास किस तरीके से। और इसके बाद जो है हम अंत में कुछ ये देते थे जो सिंबल होते थे, क्योंकि हम कैसे दिखाते थे वो हम आपको बताते हैं। तो ये रहता था कि हरे में टिक से जो है करना है, और लाल में क्रॉस है तो वर्जित है। छिड़काव के लिए फुहारने का वो है, सिंचाई के लिए झाड़ी का 1 2 3 संख्या से हम दिखाते थे। इस प्रकार से था फसलों के बारे में विभाजित करने के लिए उदाहरण के रूप में। तो पूरे जो पक्ष का वो सारांश हम इस तरीके से दिखाते थे। हम इस स्लाइड को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, अभी 1 मिनट से कम समय है। ये जो स्लाइड है इस पे हम समाप्त करते हैं। और अगले सत्र में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर हम चर्चा पे जाएंगे। और उसके बाद हम उस पे बात करेंगे कि हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। वो अगले दिन हम करेंगे। वो आप लोग बताएंगे कि उसको कल ही करना चाहिए या एक दिन का आप फिर से गैप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी कर लें, जो जो सामग्री चाहिए उसको सबको एकत्रित कर लें। तो हम परसों भी कर सकते हैं। तो हम अगले सत्र में अभी हम आएंगे और इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि